स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर ऑफ फिज़िक्स क्लास +1। और हम पढ़ चुके थे, जी हाँ, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम पढ़ रहे थे। हमारा मेज़रमेंट ऑफ लेंथ हो गया था और आज हम पढ़ेंगे, जी हाँ, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द +2 क्लास पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट ऑफ टाइम कि टाइम कैसे मेज़र करते हैं। मास तो आपको पता ही है, सिंपल मास कैसे मेज़र करते हैं, केजी से, ठीक है, ग्राम, किलोग्राम, मैनी यूनिट्स। और इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी आते हैं। तो जो जैसे AMU हो गया, वन एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर है। स्पेशल इसके लिए इंस्ट्रूमेंट से इनको मेज़र किया जाता है। बट अगर हम टाइम की बात करें, टाइम को कैसे मेज़र करना है, ठीक है, लेंथ की बात होती है, हमने पैरेलैक्स मेथड कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि टाइम को कैसे मेज़र करना है। क्लियर है, कैसे कैसे मेज़र कर सकते हैं। बहुत आसान से टॉपिक्स हैं, ठीक है, आप ध्यान से इसे सुनिएगा। और इसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, वो आपने ध्यान से नोट कर लेने हैं नोटबुक में। और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, इसके न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे आज। सबसे पहले, जी हाँ, मेज़रमेंट ऑफ टाइम इंटरवल्स। टू मेज़र एनी टाइम इंटरवल वी नीड ए क्लॉक। हमें पता है हमें क्लॉक चाहिए होती है अगर कोई भी टाइम को इंटरवल को हमने मेज़र करना है। क्लियर है, क्योंकि इसलिए क्लॉक यूज़ करते हैं क्योंकि ये रेगुलरली रिपीट होती है आफ्टर सम इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे एक इंटरवल के बाद, जैसे 24 आवर के बाद फिर दोबारा से दिन आ जाता है, अगला दिन नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। ऐसी जो चीज़ रिपीट हो रही है, इसी कारण हम उसको टाइम का नाम दिया हुआ है और वो हम क्लॉक से मेज़र करते हैं। तो ये गैलीलियो जो इटालियन फिजिस्ट थे, जी हाँ, गैलीलियो, और उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था टाइम को मेज़र करने का। उन्होंने ऑसिलेशंस के बेस पे, जी हाँ, ये टाइम पीरियड बताया था। अभी जब ऑसिलेशन के बेस पे उन्होंने इसकी थ्योरी को बताया था। क्लियर है, कहाँ पे, चर्च में, अपनी हिज ओन पल्स एज ए वॉच, अपनी जो पल्स होती है उसके जरिए उसको वॉच का मतलब कि एज ए इक्विपमेंट यूज़ करके भी हम भी ऐसे पल्स के ज़रिए हम जान सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है और कितनी ओसिलेशंस हुई हैं। उससे उन्होंने गैलीलियो ने इसके ऊपर सर्च की थी। क्लियर है। और अब जो है सम क्लॉक्स हैं जो डेवलप हो चुकी हैं लेटर, उनके ज़रिए जो कि टाइम को मेज़र किया जाता है। पहला है इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट की AC सोर्स की सप्लाई से अपने कंट्री में चलते हैं। और हमारी कंट्री में जो इक्विपमेंट है उनकी फ्रिक्वेंसी होती है, जो उसे बनाया जाता है 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कितनी ऑसिलेशंस हुई हैं, कितनी वेव्स बनी हैं पर सेकंड में। क्लियर है, एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हुई हैं या कितनी वेव्स बनी हैं, उसे कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी। द सिंक्रोनस रोटेशंस ऑफ ए मोटर रन ऑन AC कैन बी यूज टू obtain टाइम स्केल। कितने जो उसमें मोटर की रोटेशंस होती हैं, किसी भी मोटर में या किसी भी ऑसिलेटर्स का मतलब होता है उस मोटर में कितनी रोटेशंस हो रही हैं, मतलब कितनी बार वो घूम रहा है। क्लियर है, अल्टरनेटिंग करंट पे, तो उसे एज ए टाइम पीरियड के तौर पे माना जाता है, मतलब उससे टाइम को नोट किया जाता है, एज ए टाइम स्केल बना लिया जाता है। क्लियर है। ये था इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। आ गया इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर जो कि होते हैं वो जंक्शन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। जंक्शन ट्रांजिस्टर आप पढ़ेंगे, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब आप देखते हैं अपना रिपोर्ट, टीवी का रिमोट, वहाँ पर छोटे छोटे डायोड लगे होते हैं, छोटे छोटे उसमें आपको मिलेंगे, छोटे छोटे मिलेंगे वायर्स मिलेंगे, बिल्कुल बारीक वायर। तो वो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब उसमें भी ऑसिलेटर्स होते हैं, उसमें ऑसिलेटर काम करते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी की, और जिससे स्मॉल टाइम पीरियड भी निकाला जा सकता है। जैसे स्मॉल इंटरवल्स 10⁻⁻, मतलब कि -1, इतना स्मॉल टाइम इंटरवल्स भी इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर से निकाला जा सकता है। सोलर क्लॉक। सोलर क्लॉक क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ऐसे एक वॉच बनी होती है, तो इसके शैडो के जरिए हम जान सकते हैं अभी कितना टाइम हुआ है, क्योंकि स्लाइटली जो अर्थ है वो रोटेट करती है ना सन के अराउंड, तो इससे वो शैडो के जरिए हम जान सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है, कितने बजे हैं। क्लियर है, तो ये भी यूज़ होती थी, पुराने लोगों में करते थे यूज़, अब शायद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ओके, आगे है हमारे पास, जी हाँ, क्वार्ट्ज क्लॉक। जी हाँ, क्वार्ट क्रिस्टल क्लॉक। इसमें क्या होता है, एक पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन फ्लक्चुएटिंग प्रेशर अप्लाइड along the pair of faces of the crystal and oscillating EMF develop। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है
कि अगर हम जैसे कोई भी फ्लक्चुएटिंग मतलब होता है बार बार बढ़ने वाला, बार बार प्रेशर बनता है, किस पे बनता है, जो क्रिस्टल के फेस पे, मतलब कि उसके जो 6 फेसेस होते हैं ना, कोई भी क्रिस्टल है, तो अगर उसके फेस पे जो प्रेशर बनता है उसके जरिए हम जान सकते हैं ऑसिलेटिंग ईएमएफ भी कितनी ईएमएफ बन रही है, और दिस इज़ नोन एज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। और ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, जानते हैं, और भी बहुत है। और ये जो क्रिस्टल है, इसे आगे बात करते हैं, दैट इज़ एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक जैसे यूज़ होती है सीजियम की क्लॉक, ये बेस्ड ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय अ सीजियम एटम। अब जो सीजियम एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहाँ वो सीजियम एटम पूरा होगा, तो सीजियम, अगर मैं पूरे एटम की बात करूँ, तो ये अपने ही किसी क्रिस्टल में एक लेवल से, ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक जाता रहता है, ऐसे ट्रांसफ़र करता है, ऐसे एनर्जी लेता है, ऊपर जाता है, और एनर्जी बाहर निकालता है, नीचे आ जाता है ग्राउंड लेवल पर और एक्साइटेड स्टेट पर। तो इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, ऐसे पीरियोडिक वाइब्रेशन, बार बार जाना आना आना, ये हम यूज़ करते हैं सीजियम क्लॉक के जरिए। ये हम यूज़ करते हैं टाइम को मेज़र करने के लिए। क्लियर है। और ये टाइम देता है, ये मतलब कि इतनी एक्यूरेट देता है, कहाँ तक देता है अपनी अनसर्टेनिटी को, 1 पार्ट इन 10⁻13, मतलब 1/10 का एक पार्ट, एक हिस्सा, मतलब कि प्लालो हिसाब कि कितनी ज़ीरो लग जाएंगे, 0.000013 इतना एक्यूरेट मेज़र करती है ये सीजियम क्लॉक। इसका मतलब ये होता है, ये आपको कल ऑप्शन में भी था, मैंने बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, इसका मतलब क्या है, 1 पार्ट ऑफ 10⁻13, मतलब कि 10⁻−13, मतलब एक हिस्सा कितने का, 10/13 का एक पार्ट, ठीक है ना, इतना छोटा हिस्सा। समझ आएगी नहीं है। जैसे हम कहेंगे हमें सिर्फ एक हिस्सा चाहिए 10 का, एक हिस्सा 10 का मतलब 1/10 पार्ट चाहिए हमें। क्लियर है, 10 चीज़ों में से एक चीज़ चाहिए, ऐसे एक में से एक डिवाइड बाय 10⁻13, इतना छोटा पार्ट जो कि हम सेकंड का, टाइम का मेज़र कर सकते हैं। क्लियर है। और ये जो क्लॉक है, ये लूज़ और गेन नहीं होती है, क्योंकि अगर इसको इतने सेकंड चाहिए, 3 माइक्रो सेकंड लेने में भी 1 साल लग जाते हैं, नॉट मोर देन 3 माइक्रो सेकंड से टाइम लेते ही नहीं। माइक्रो सेकंड कितना होता है, 10⁻⁻6, मतलब 1 साल लग जाता है, इससे भी ज़्यादा टाइम लेने में, मतलब कि ये इससे कम ही टाइम ले पाती है। क्लियर है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो एक्चुअली नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो कि दिल्ली में है, वहाँ से सीजियम क्लॉक रखी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें मिलता है, और हमें पता चलता है भी इतना टाइम हुआ है, इतने यहाँ बजे हैं, और अमेरिका में इतना टाइम हुआ है, तो वो लेबोरेटरीज़ वगैरह में जो कि सेट होता है टाइम। अब डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स using photographic emulsions technique has led to measurement of time interval ranging from 10⁻⁻। अब जो पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, वो डिके करते रहते हैं अपने एटम से, अपने जैसे यूरेनियम है, तो वो डिके करने समय ना वो टाइम पीरियड बता देते हैं भी हम इतने समय से डिके हो रहे हैं, उसे रेडियो एक्टिव डेटिंग से, ये देखिए आगे दिखा है ना, रेडियो एक्टिव डेटिंग की टेक्निक से हम बता सकते हैं भी 10⁻17 सेकेंड तक। तभी हमें पता लगता है ना भी, अगर कोई हमें पुराना कोई फॉसिल फ्यूल मिलता है, सपोज कर लो कुछ भी मिलता है हमें पुराना कोई रेजिड्यू, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये 500 BC के है, 500 BC का है, तो हम उस पर रेडियो एक्टिव डिके करते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि ये कौन सी टेक्निक है, कौन सा ऐसा कौन सा मतलब कि कौन से समय का है ये पार्टिकल। क्लियर है। तो उसे रेडियो एक्टिव डिकेइंग कहते हैं। उसमें से जो रेज निकलती हैं अल्फा बीटा पार्टिकल्स, उसके टाइम पीरियड को हम निकाल लेते हैं कैलकुलेशन करके, जिससे हम ये जान सकते हैं कि रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होती है और डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है। क्लियर है। देखो अब लिखा हुआ है एज ऑफ फॉसिल्स, जो अर्थ की एज है ये एस्टिमेट की जा सकती है, पूरा करेक्ट तो चलो पूरी बता नहीं सकते, तो एस्टिमेट की जा सकती है भी ये कितने पुरानी होगी चीज़ और कितनी होगी। क्लियर है। ठीक है, तो ये तो था हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल। क्लियर है। आगे क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ने हैं। क्लियर है। देखो, गिव वन एग्जांपल वेयर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज इंपॉर्टेंट। ऐसी एग्जांपल दो जहाँ प्रिसाइज इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल 7 माइक्रोमीटर है। क्लियर है। जैसे हाई परफॉर्मेंस इंजन होते हैं, बहुत बड़े इंजन होते हैं, उनकी जो शाफ्ट्स होती हैं, शाफ्ट मतलब रोड वगैरह होती हैं, उनके जो इंजन होते हैं छोटे छोटे, उनकी जो
थिकनेस होती है वो इतने माइक्रोमीटर की होती है। तो वहाँ पर हमें ये प्रिसाइज जो कि मतलब कि मेज़रमेंट ऑफ लेंथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रिसाइज नहीं करेंगे तो जो दूसरा पार्ट बनेगा उसमें से डिफरेंस आ सकता है। अगर वो 0.0006 का बन गया तो इंजन में मूवमेंट में या इंजन की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाता है। इसी कारण हमें प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर चाहिए होते हैं, प्रिसाइज मेज़रमेंट चाहिए होती है लेंथ की। प्रिसाइज मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट के नज़दीक। फ्रॉम वेयर डू वी गेट हाईली एक्यूरेट टाइम सिग्नल इन यूएस? यूएस में हम हाईली एक्यूरेट टाइम सिग्नल कहाँ फाइंड करते हैं? हाई आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी मास्टर क्लॉक। जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली में होता है, वहाँ पर यूएस की जो नेवल ऑब्जर्वेटरी, जो नेवी की ऑब्जर्वेटरी मास्टर क्लॉक है, वहाँ से टाइम जो कि मिलता है। व्हेन वी हैव ए रेडियो कैपेबल ऑफ रिसीविंग दिस मेगा हार्ड सिग्नल we can pick up, coordinate universal time signal coming from National Institute of Standard and Technology स्टेशन इन बॉल्डर कोरोनाडो इंडिया। अगर हमारे पास इतनी कैपेबल, इतनी रेंज का जैसे 5 मेगा हार्ड 10 मेगा हार्ड सिग्नल होंगे तो हम पूरे ही जो सिग्नल्स हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो कि यूएसए में है उसके सिग्नल को पिक कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर इतने मेगा हार्ड के हमारे पास, मतलब कि आप कह सकते हो कि पूरे यूएसए में 15 मेगा हार्ट सिग्नल तक ही जो कि रेंज तक अगर आप किसी के पास है तो वो इस मास्टर क्लॉक के ज़रिए जी हाँ उसे सिग्नल मिल सकते हैं। और टाइम क्लॉक जो है टाइम जो है हाई एक्यूरेट टाइम जो है सिग्नल मिल सकते हैं। क्लियर है? ये हाई एक्यूरेट टाइम सिग्नल्स की बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर है? आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? पहला न्यूमेरिकल है, ये आपने न्यूमेरिकल्स के फार्मूलाज लिख लेने हैं नोटबुक में। क्लियर है? एक्सप्रेस, इसमें ये फार्मूला नहीं, केपलर लॉ नहीं आप यूज़ करेंगे, इको मेथड नहीं बताया मैं, ठीक है, ये वाला रहने दो। और ये मेथड्स के आप उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? जैसे एक्सप्रेस 1 लाइट ईयर इन टर्म्स ऑफ मीटर, लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करो। हमें पता है लाइट ईयर कितना होता है, लाइट ईयर होता है, मैंने उसी में कहा था टू वन, जब लाइट क्या करती है एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू, हम इसको ये लिखते हैं 0.9 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 0.946 10⁻16, ठीक है। तो सॉरी, उन्होंने पूछा व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब 0.946 है, तो अगर हम 0.946 की बात करें तो ज़ीरो जो है वो 5 से छोटा है, ज़ीरो जो है 5 से क्या है, छोटा है। अगर हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी, यहाँ पर जो 9 है 5 से बड़ा है। अगर 9.46 की बात करें तो अगर 5 से बड़ा हो तो क्या होता है, 10 मान लेके जाते हैं उसको, तो 10 इंटू 10⁻15 कितना हो गया, 10⁻16। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है? दोबारा देखो ना, अगर इसमें 9 जो है 5 से बड़ा है, 9.46 है, 9 हम इसे देखते हैं तो 10⁻15 तो ऑर्डर पहले ही था। अगर इसमें जो अगर 5 से बड़ा है तो 10 लिख सकते हैं इसको, 10 इंटू 10⁻15 क्या आ जाएगा, 10⁻16, दैट इज 16 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं ये प्रैक्टिस करिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी मैं आपको कल डिस्कस कराऊंगा, तब तक आज इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। और ये न्यूमेरिकल सारे प्रैक्टिस करने हैं अपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, आपके पास बुक होगी, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करनी। अगर नहीं होगी तो मुझे मांग लेना, मैं आपको पिक्स भेज दूंगा इनकी। क्लियर है? थैंक यू।